यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण के बारे में ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण पूर्ण नहीं हो पाया था। अतः उसके आगे के बारे में, जो आगे प्रक्षेपों का वर्गीकरण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले वीडियो में अपन ने देखा, यानी मानचित्र प्रक्षेपों को किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपने अच्छे से देखा है। ठीक है, इसमें जैसे पहला जो है, जैसे प्रकाश के प्रयोग के अनुसार प्रक्षेपों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। उसके बाद में अपन ने आगे जो है इनको जो अलग अलग कौन कौन से प्रकार है, इसको वापस मुख्य रूप से मोटे तौर पे दो वर्गों में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है यानी यानी संदर्श प्रक्षेप और असंदर्श प्रक्षेप, इनको फिर वापस जो है कि अलग अलग वर्गीकृत किया गया। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया। अब जो है फिर इनको जो है शंकु प्रक्षेप, फिर बेलनाकार प्रक्षेप और इसके बारे में भी अध्ययन कर दिया। खमध्य प्रक्षेप के बारे में भी अध्ययन कर दिया। और नेत्र स्थान की स्थिति के अनुसार जो मानचित्र प्रक्षेप है वो कौन कौन से प्रकार के, केंद्रक, नौवनिक और विषुवतीय और लंबकोणीय प्रक्षेप, इसके बारे में भी अपन ने अध्ययन कर लिया था। अब जो है अपन आगे जो है अपने मानचित्र प्रक्षेपों का जो वर्गीकरण है वो, जिसमें चौथा जो एक जो मुख्य जो प्रकार था वो, जिसमें अपने बेलनाकार या खमध्य जो प्रक्षेप थे, उसके बाद में एक रूढ़ प्रक्षेप बच गया था। तो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो रूढ़ जो प्रक्षेप हैं, जिसको कॉन्वेंशनल प्रोजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, यानी किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये जो प्रक्षेप होता है, इसमें ये अपने को ध्यान रखना है। यानी ये जो होता है, यानी किसी निश्चित उद्देश्य, ये अपने को ध्यान रखना है। किसी रूढ़ प्रक्षेप या कॉन्वेंशनल जो प्रोजेक्शन है वो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वेच्छानुसार छाटे गए सिद्धांत पर निर्मित प्रक्षेप को रूढ़ प्रक्षेप की संज्ञा प्रदान की जाती है। यानी स्वेच्छानुसार, ये ध्यान रखना है। प्रक्षेप शब्द का जो अर्थ सामान्यतः लगाया जाता है वह इन प्रक्षेपों से प्रकट नहीं होता है। रूढ़ प्रक्षेपों की आकृति इतनी संशोधित हो जाती है, ये बहुत ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, रूढ़ प्रक्षेपों की जो आकृति है वो इतनी संशोधित एवं रूढ़ होती है कि इन्हें प्रक्षेप के ऊपर लिखे गए किसी भी वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। यानी ऊपर जो लिखे गए हैं जो प्रक्षेप हैं उसमें किसी भी वर्ग में इसमें सम्मिलित इसको नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ परिवर्तन, इसमें संशोधन हो जाता है। तो कुछ रूढ़ प्रक्षेप विशेष करके वे प्रक्षेप जिन पर समस्त संसार का मानचित्र बनाया जा सकता है बहुत उपयोगी होते हैं। आगे अपन देखेंगे रूढ़ प्रक्षेप, अपन आगे जो जब शीट बनाएंगे। अब जो है तीसरा जो मुख्य जो प्रकार है प्रोजेक्शन का, वो है गुण धर्म के अनुसार मानचित्रों को प्रक्षेपों का वर्गीकरण। अब जो ये जो है तीसरा गुण धर्म, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन अकॉर्डिंग टू दी मेरिट, यानी ये जो है, तो इसमें हम देखेंगे, हम पहले बता चुके हैं कि कोई भी मानचित्र प्रक्षेप सर्वगुण संपन्न नहीं है। ये आपको पहले मैंने सर्वविदित कर दिया था। यानी सभी प्रक्षेपों में कुछ न कुछ गुण हैं, तो कुछ वापिस उसमें कमियां भी है। ठीक है, यानी कोई भी प्रक्षेप जो है वो सर्वगुण संपन्न नहीं है। अतः गुण के आधार पर मानचित्र प्रक्षेपों के तीन मुख्य वर्ग किए जाते हैं। यानी गुण के आधार पर भी मानचित्र प्रक्षेपों को मोटे तौर पर तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। पहला जो है वो है यथाकृति, यानी आकृति जिसमें क्या होती है, शुद्ध रहती है, जैसे ग्लोब पे होती है। ठीक है, तो यानी जिसको क्या कहते हैं, ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन, इसको क्या कहते हैं, ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन या यथाकृतिक प्रक्षेप। ठीक है, यथाकृतिक प्रक्षेप या ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन। यदि मानचित्र पर धरातल की किसी भी छोटे से छोटे भाग की वही आकृति आती जो उस क्षेत्र की ग्लोब पर है, तो उस मानचित्र का प्रक्षेप क्या कहलाएगा, यथाकृतिक या अनुरूप, यानी जैसा वो है ग्लोब पर वैसा ही। ठीक है, अनुरूप कहा जाएगा। मर्केटर प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेप का सबसे अच्छा उदाहरण है। आपको कभी भी कोई पूछ ले यथाकृतिक प्रक्षेप का सबसे अच्छा उदाहरण है तो कौन सा है, तो वो मर्केटर प्रक्षेप। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। यानी इसमें क्या दी होती हैं, यथाकृतिक, यानी जैसा पृथ्वी की यानी ग्लोब पर है जैसा क्षेत्र दिखाई देता है वैसा ही इस प्रक्षेप में के मानचित्र में भी दिखाई देता है। ठीक है, और दिशा भी इसमें शुद्ध रहती है। ठीक है, दूसरा है समक्षेत्रफल प्रक्षेप। समक्षेत्रफल यानी होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन।
यानी जैसा क्षेत्रफल है ग्लोब के ऊपर वैसा ही इसमें दिखाई देता है, यानी सम क्षेत्रफल होता है, समान क्षेत्रफल होता है। यानी सम क्षेत्रफल प्रक्षेपों पर बनाए गए मानचित्रों में सर्वत्र क्षेत्रफल क्या होता है, शुद्ध रहता है। इन प्रक्षेपों में एक दिशा में मापनी बढ़ती हुई तथा दूसरी दिशा में मापनी घटी हुई होती है। एक दिशा में क्या होती है, मापनी बढ़ी हुई तथा दूसरी दिशा में क्या होती है, घटी हुई होती है, जिसके फलस्वरूप मानचित्र में किसी प्रदेश का क्षेत्रफल तो शुद्ध रहता है, किंतु उसकी वास्तविक आकृति में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। उसकी आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। मौलवीड प्रक्षेप सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, मौलवीड प्रक्षेप तथा सेंसन फ्लेमस्टीड का सिनुसॉइडल प्रक्षेप सम क्षेत्रफल प्रक्षेपों के उदाहरण हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। मौलवीड प्रक्षेप तथा सेंसन फ्लेमस्टीड का सिनुसॉइडल प्रक्षेप सम क्षेत्रफल प्रक्षेप के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। तीसरा जो प्रक्षेप जो है गुण के आधार पे वो है शुद्ध दिशा प्रक्षेप, यानी इसमें दिशा क्या होती है, शुद्ध रहती है। यानी ये मर्केटर प्रक्षेप, इसमें दिशा शुद्ध रहती है। यानी तो मर्केटर प्रक्षेप तथा खमध्य प्रक्षेपों पर बने मानचित्र में दिशा क्या रहती है, शुद्ध रहती है। तो शुद्ध दिशा से हमारा तात्पर्य यह है कि मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा की वही दिशा होती है जो ग्लोब पर उन बिंदुओं को मिलाने वाले वृहत वृत्त की होती है। यानी वही जो दो बिंदु हैं जिनको ग्लोब पर भी मिलाते हैं तो दिशा उनकी वही रहती है, सरल। ठीक है, यानी मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो सरल रेखा की दिशा होती हैं जो ग्लोब पर उन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले वृत्त वृत्त की होती हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, शुद्ध दिशा प्रक्षेप। ठीक है, ये हो गया अपने मानचित्र प्रक्षेपों के वर्गीकरण। अब जो है शंकु प्रक्षेप के बारे में अपन आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपने जो मानचित्र प्रक्षेप जो हैं वो क्या है। तो अब देखेंगे इसमें कॉनिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो यानी ये जो है आपको सामान्यतः वैसे ये जो शंकु प्रक्षेप जो हैं इसमें कुछ अपने संशोधित शंकु प्रक्षेप अपने सिलेबस में है। ठीक है, इसको हल्का आपको थोड़ा सा मैं आपको ध्यान रहेगा ताकि आगे वाले प्रोजेक्शन अपने अच्छे से समझ में आ जाए, तो ये इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार के शंकु प्रक्षेप की रचना करने से पूर्व उन चार बातों का ध्यान होना आवश्यक है। यानी पहले जो है जैसे इसमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, तो पहला है मानचित्र प्रक्षेपों की मापनी, यानी मापनी क्या है वो मापनी का पता होना चाहिए। दूसरा है मानक अक्षांश रेखा, यानी स्टैंडर्ड पैरेलल, अर्थात वह अक्षांश वृत्त जिस पर कागज का शंकु पृथ्वी के ग्लोब को क्या करता है, स्पर्श करता है। तीसरी जो है वो आवश्यकता है वो है जिस क्षेत्र के लिए मानचित्र प्रक्षेप बनाना है उस क्षेत्र का अक्षांश देशांतरी विस्तार क्या है। और चौथा जो है वो रेखा जाल का अंशों में अंतराल क्या है या कितना है अंशों में, वह मान जिसके अंतर पर अपने को मानचित्र प्रक्षेप में अक्षांश व देशांतर रेखाएं बनानी होती हैं, वो ध्यान हो। ठीक है, तो शंकु प्रक्षेपों की रचना करते समय अक्षांश और देशांतर रेखा को केंद्रीय मध्याह्न रेखा यानी केंद्रीय मध्याह्न रेखा की समान मानना चाहिए, जिसके दोनों और देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है वो क्या होती है, समान हो। यानी जो शंकु प्रक्षेप की जो रचना करते समय उस देशांतर रेखाओं को जो केंद्रीय मध्याह्न रेखा मानना चाहिए, जिसके दोनों क्या है, देशांतर रेखाओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, यानी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, उदाहरण ले जैसे मान लीजिए 15 व 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित किसी क्षेत्र का मानचित्र बनाना है, तो शंकु प्रक्षेप बनाना है। तो अब इसे में अपन क्या करेंगे, अब यदि 15 डिग्री जो इसमें अंतराल है तो स्पष्ट है कि प्रक्षेप में देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होगी, 5 होगी। 15 से लेकर 75 है तो 15, 30, 45, 60 और 75, 15, 30, 45, 60 और 75, 5 हुई। ठीक है, तो देशांतरों के जो मध्य जो स्थित होगा वो कौन सा होगा, तो ये होगा अपने 45। ठीक है, तो उदाहरण के लिए 15 से 75 के देशांतरों के मध्य स्थित किसी क्षेत्र का मानचित्र बनाने के लिए शंकु प्रक्षेप बनाना है, तो अब यदि 15 डिग्री का जो अंतराल है तो स्पष्ट है कि प्रक्षेप में देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 5 होगी। अतः किसी भी और से गिनने पर तीसरे क्रमांक वाली जो देशांतर रेखा है वो क्या होगी, अर्थात 45 डिग्री पूर्वी देशांतर को मध्याह्न रेखा माना जाएगा।
इसी प्रकार इसी अंतराल से जैसे 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूर्व देशांतर का विस्तार वाले क्षेत्रों के लिए बनाना है मानचित्र, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा तथा 75 डिग्री पूर्व से 45 डिग्री पूर्वी देशांतर विस्तार वाले क्षेत्र के लिए तो है 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाओं को केंद्रीय मध्याह्न रेखा माना जाएगा। तो यानी ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों ओर जो हो वो क्या हो, केंद्रीय मध्याह्न देशांतर रेखा के देशांतरों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान यानी संख्या में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है अपने जो शंक्वाकार जो प्रक्षेप है इसको जो है अपन जो है आगे डिटेल में चीटों के रूप में अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपने प्रक्षेपों का वर्गीकरण। धन्यवाद।